नमस्कार, मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे विश्व मानव अधिवास के बारे में, कि विश्व में जो मानव अधिवास है उन मानव अधिवासों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे कि अधिवास क्या होते हैं, मानव द्वारा क्यों बनाए जाते हैं, कब से बनाना प्रारंभ किया, कैसे बनाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे आज अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला है मानव अधिवास के बारे में, कि मानव अधिवास क्या होता है, कि मानव अधिवास किसे कहते हैं। तो मानव अधिवास की एक साधारण परिभाषा है कि मानव अधिवास किसे कहा जाता है या मानव अधिवास से क्या अभिप्राय है। तो मानव अधिवास से अभिप्राय है कि मानव द्वारा निर्मित आवासों का वह संगठित समूह है, या आवासों की वह संरचना या संगठित समूह है जिसे जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मानव अधिवास कहा जाता है। कि मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों का संगठित समूह है मानव अधिवास कहलाता है। या जैसे क्या कहते हैं, हमें मानव बस्ती भी कहते हैं। मानव अधिवास को मानव बस्ती के नाम से भी जाना जाता है, कि मानव अधिवास मानव बस्ती भी कहलाती है, जिसे हम मानव बस्ती भी कह सकते हैं। यह मानव अधिवास। इसके बाद में मानव अधिवास के बारे में, अधिवास के बारे में जो भूगोलवेत्ताएं हैं उन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा भी कुछ इस मानव अधिवास को परिभाषित किया गया है। जिसमें यहाँ हमारे अध्याय में एक भूगोलवेत्ता है प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास के अनुसार, प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास या पाल विडाल डी लाप्लास के अनुसार यहाँ मानव अधिवास को परिभाषित किया गया है, या मानव अधिवास क्या होता है ये बताया गया है। तो मानव अधिवास पाल विडाल डी लाप्लास या प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास के अनुसार मानव अधिवास वह अधिवास होता है जो मानव अपने खुद के लिए, अपने आवास के लिए तथा अपने संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना से, कि मानव अपने आवास व संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना क्या कहलाती है, मानव अधिवास कहलाती है। यह मानव अधिवास के बारे में जो प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास के अनुसार मानव अधिवास क्या होता है। ठीक है। इसके बाद में आता है दूसरा टॉपिक आता है मानव अधिवासों की उत्पत्ति के बारे में, कि मानव अधिवास है उसकी उत्पत्ति के संबंध में है, कि मानव अधिवास की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कब हुई, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि मानव अधिवास क्या है, इसकी उत्पत्ति के बारे में। मानव अधिवास है अपनी आवश्यकता अनुसार या समय के अनुसार मानव अधिवास की उत्पत्ति है दो प्रकार के भागों में हुई है, दो प्रकार के अधिवास हैं, जिसमें अस्थायी अधिवास और दूसरा होता है स्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास और दूसरा अधिवास क्या होता है, स्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास है जो कुछ समय के लिए, जो मुख्य रूप से चरवाही जनजातियां होती हैं, या विशेष क्रम कह सकते हैं कि विश्व की विभिन्न जो जनजातियां हैं वो अधिकांश समय में अपने अस्थायी अधिवासों का निर्माण करती है। या प्राचीन समय में जब मानव आखेट, पशुचारण ये सब करता था, संग्रहण करता था, उस समय मानव अस्थायी अधिवासों में ही निवास करता था। अस्थायी अधिवास है जो मुख्य रूप से जनजातियों के द्वारा ही अस्थायी अधिवास का निर्माण किया जाता है, या अस्थायी अधिवास से निर्मित किए जाते हैं। जिसमें प्राचीन समय में अस्थायी अधिवास है जो मौसम की अनुकूलता से बचने के लिए, कुछ समय के लिए, या फिर शिकार के लिए या खाद्य संग्रहण के लिए अस्थायी अधिवासों का निर्माण मानव के द्वारा प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। यहाँ पे अस्थायी अधिवास की कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए नागा जनजाति है जो स्थानांतरित कृषि करती है। वर्तमान समय में जो नागा जनजाति स्थानांतरित कृषि के लिए अस्थायी अधिवासों को निर्माण करती है। यहाँ पे स्थानांतरित कृषि है जो आपने पढ़ा है। स्थानांतरित कृषि क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर की जाने वाली कृषि, जैसे 1 से या 2 वर्ष के लिए एक स्थान पर जो प्राचीन समय में की जाती थी, और वर्तमान समय में भी कुछ क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है। जैसे वर्तमान समय में देखें तो नागा जनजाति के द्वारा स्थानांतरित कृषि वर्तमान समय में की जाती है। तो जो एक स्थान पे पेड़ पौधे वहाँ पे होते हैं उनको काट कर जलाया जाता था, और उसकी राख को क्या है, खाद के रूप में काम में लिया जाता था।
और उस स्थान पर 1 या 2 वर्ष तक कृषि की जाती थी, वह भूमि अनुपजाऊ होने के बाद उस भूमि को छोड़कर वही प्रक्रिया दूसरे स्थान पर दोहराई जाती थी। तो उस कृषि को क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। यह नागा जनजाति के द्वारा स्थानांतरित कृषि करने के लिए जो आवासों का निर्माण किया जाता है वे आवास या अधिवास क्या कहलाते हैं? अस्थायी अधिवास कहलाते हैं। दूसरा यहाँ पे किर्गिज जनजाति है। विश्व की जनजातियों के बारे में पढ़ा हमने, जो किर्गिज जनजाति है, नागा जनजाति है, बद्दू है, मसाई है, राजस्थान में देखे जैसे गायरी जनजाति है, ठीक है, रेबारी जनजाति है, इन जनजातियों के बारे में। तो यहाँ पे किर्गिज जनजाति है वो अपने पशुचारण के लिए, किर्गिज जनजाति है जो पशुचारण के लिए, जो मध्य एशिया है उस मध्य एशिया की जनजाति है किर्गिज जनजाति, जो स्टेपी मध्य एशिया में जो स्टेपी घास के मैदान है उन मैदानों में निवास करने वाली जनजाति है किर्गिज जनजाति, जो अपने पशुचारण के लिए, पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, तो अपने पशुचारण के लिए वो कौन से आवासों का निर्माण करते हैं? अस्थायी अधिवासों का निर्माण करते हैं। तीसरा इसमें आता है एस्किमो जनजाति है, जो ध्रुवीय प्रदेशों में या बर्फीले प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है। एस्किमो जनजाति है जो ध्रुवीय क्षेत्रों में जब एक मौसम की अनुकूलता से बचने के लिए वह एक बर्फ से निर्मित करते हैं या बर्फ से अपना एक घर बनाते हैं, जिस घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। वह बर्फ से बनाया जाता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तो उस ठंड की या मौसम की अनुकूलता को कम करने के लिए, उस अनुकूलता या मौसम की मार से बचने के लिए वो एक बर्फ से निर्मित अस्थायी अधिवास का निर्माण करते हैं। तो वो अधिवास क्या कहलाता है? इग्लू कहलाता है, जो एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, जो मुख्य रूप से उत्तरी ध्रुवों में अधिक निवास करती है, साइबेरिया है, कनाडा है, इनमें। चौथा इसमें आता है बद्दू जनजाति। अरब है, सारा है, जो मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है, वो जनजाति कौन सी जनजाति है? बद्दू जनजाति है। वह भी अपने कौन से आवासों का निर्माण करती है? अस्थायी अधिवास का निर्माण करती है। उसके द्वारा भी अस्थायी अधिवास बनाए जाते हैं, जो कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं, उसके बाद में वो दूसरे स्थान पे अस्थायी यानी कुछ समय के लिए बनाए जाने वाले अधिवास। तो पांचवा इसमें बुशमैन जनजाति। जो बुशमैन जनजाति है मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? अफ्रीका के कालारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है। उसके द्वारा भी अस्थायी अधिवासों का निर्माण किया जाता है। जो बुशमैन जनजाति है अफ्रीका के कालारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है, उसके द्वारा भी अस्थायी अधिवासों का निर्माण किया जाता है। छठा इसमें आता है राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र की जनजाति हैं। उस जनजातियों के द्वारा भी अपने पशुचारण के लिए या अन्य अपने कार्यों के लिए अस्थायी अधिवासों का निर्माण किया जाता है। तो वे अधिवास कौन कौन से हैं? जिसमें वो जातियां जनजातियां कौन कौन सी हैं? रेबारी है, गायरी है, जो राजस्थान के मारवाड़ प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है। इसके बाद में ये अस्थायी अधिवास इन सभी जनजाति, जिसमें हमने नागा जनजाति के बारे में पढ़ा, किर्गिज जनजाति के बारे में पढ़ा, एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा, बद्दू जनजाति के बारे में पढ़ा, बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ा, राजस्थान की गहरी और रेबारी जनजाति के बारे में पढ़ा। इन सभी जनजातियों के द्वारा अस्थायी अधिवासों का निर्माण किया जाता है, जो कुछ समय के लिए किया जाता है। वो अधिवास क्या कहलाते हैं? अस्थायी अधिवास कहलाते हैं। इसके बाद में आता है स्थायी अधिवास के बारे में। स्थायी अधिवास क्या होते हैं? स्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास। दूसरा है इसमें स्थायी अधिवास के बारे में। स्थायी अधिवास क्या है या स्थायी अधिवास किसे कहते हैं? ये मानो कि अधिवासियों की उत्पत्ति पढ़ते हैं हम, तो इसमें दूसरा आता है स्थायी अधिवास, अस्थायी और दूसरा स्थायी अधिवास। स्थायी अधिवास जब से मानव ने क्या है उत्तरी पाषाण काल में जब से मानव ने आखेट है वह खाद्य संग्रहण प्रारंभ किया और जब से मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया तो वह अपने पशुओं को सुरक्षा के लिए तथा अपने जो खाद्य संग्रहण को एकत्रित करने के लिए तथा जो भी सामान अपने आप की सुरक्षा के लिए जो स्थायी अधिवासों का निर्माण प्रारंभ किया, जो विश्व के वर्तमान में सभी भागों में अभी जहां भी हम देखें लगभग क्षेत्रों में स्थायी अधिवासों का निर्माण किया गया है। स्थायी अधिवास है। तो ये दो प्रकार के हैं। मानव अधिवासों की उत्पत्ति के आधार पर अधिवास कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक अस्थायी अधिवास और दूसरा कौन सा होता है? स्थायी अधिवास। तो ये उत्पत्ति के आधार पर अधिवासों के प्रकार, या उत्पत्ति के आधार पर अधिवास कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद ही बढ़ेंगे कोई भी मानव बस्ती है उस मानव बस्ती में यानी जहां मानव रहता है, जिस क्षेत्र में माना जाता है कि हम जहां पे रह रहे हैं उसी स्थान में क्यों रह रहे हैं, दूसरे क्षेत्र में क्यों नहीं रह रहे हैं, तो
तो अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी अनुकूलता के अनुसार या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस स्थान पे जैसी सुविधाएं आवश्यक होती हैं उसी सुविधा के अनुसार मानव अपने निवास स्थान या अपने जिस स्थान में रहता है वहाँ पे निवास करता है। तो इसमें है कि मानव जो बस्तियां हैं वो बस्ती हैं, तो उस मानव बस्ती के स्थायित्व के कारण कौन कौन से हैं, ताकि मानव उस स्थान पर एक स्थान पर जहाँ पे रहता है उसके स्थायित्व के कारण कौन कौन से हैं। तो इसमें मुख्य रूप से यहाँ पे स्थायित्व के 5 कारण पढ़ेंगे कि कोई भी मानव बस्ती के स्थायित्व के कारण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 5 कारण दिए गए हैं, जिसमें पहला कारण है स्थानीय संचित संसाधन। जैसे हमने कल वाले पाठ में पढ़ा था कि हमने यूरोपीय जनसंख्या के जो प्रवास के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था यूरोपीय जनसंख्या वहाँ पे संसाधनों की कमी तथा जनसंख्या के दबाव होने के कारण से वहां से जनसंख्या कौन क्षेत्र की ओर प्रवास हुई, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की तरफ हुई। क्यों है कि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में संसाधन थे और उन संसाधनों को उन्होंने उपयोग करके वहाँ पे क्या किया, अपना जीवन स्तर बढ़ाया या वहाँ की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया। उसी प्रकार से स्थानीय संचित संसाधन के बारे में, स्थानीय संचित संसाधन की उस स्थान पे जो भी संसाधन पाए जाते हैं वो संसाधन कौन कौन से हैं। संसाधन देखो यहाँ पे नाम है, संसाधन क्या होते हैं, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या है। संसाधन में होता है कि जिन चीजों को मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे काम में लेकर, या वे वस्तुएं, वे चीजें या वे जो भी पदार्थ हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो, कि वर्तमान में या तो मानव आवश्यकताओं को पूरा कर रही हो या फिर भविष्य में मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो, तो वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं। तो वहाँ पे जो संसाधन है जो विभिन्न प्रकार के होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। प्राकृतिक संसाधन है, जैविक संसाधन है, जैविक संसाधन है, विभिन्न प्रकार की उत्पत्ति के आधार पे अलग अलग प्रकार के संसाधनों के बारे में जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्थानीय संचित संसाधन के बारे में, स्थानीय संचित संसाधन है कि जिस स्थान पे मानव निवास कर रहे हैं या जहाँ पे संसाधन कैसे पाए जाते हैं उस स्थान पे उसी प्रकार जनसंख्या वहाँ पे निवास करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो खनिज या खनिज उत्खनन वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में, विभिन्न प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं उन क्षेत्रों में, विभिन्न प्रकार की जो अन्य प्रकार की जो फैक्ट्रियां हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो यह स्थानीय संचित संसाधन कि जिस क्षेत्र में संसाधन अधिक पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाई जाती है, उस क्षेत्र में यह सुविधाएं अधिक होती हैं, उस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक निवास करती है। दूसरा इसमें आता है बाह्य विश्व से संबंध। कोई ऐसा क्षेत्र है, जैसे उदाहरण के लिए हम जनजातियों के बारे में पढ़ाते हैं। जनजाति देखो भी जनजाति है जो प्राचीन समय में जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती थी, तो वहाँ पे उस क्षेत्र से क्या है वो विश्व से अन्य प्रदेशों से क्या है अलग थलग था, जहाँ पे कोई ऐसी सड़क सुविधा नहीं है, कोई विभिन्न प्रकार की अन्य कोई सुविधाएं नहीं है। इस प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं होने के कारण वो क्या है अपने विश्व से, अपने जो क्षेत्र से, अपनी जो समाज संस्कृति है उससे वो अलग था। लेकिन वर्तमान समय में उन्हें भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। वो भी अपने अन्य जो बाह्य संस्कृतियां, बाह्य विश्व से क्या है मिलजुल खा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप उनके द्वारा भी किए जा रहे हैं। तो ये बाह्य विश्व से संबंध कैसे है उसके, अगर बाह्य विश्व से उसके संबंध अधिक हैं तो वो क्षेत्र उतने क्या है उसमें आवास अधिक होगा, वो क्षेत्र उतने क्या है प्रगति करेगा, उतने अधिक विकसित होगा। तीसरा इसमें भावी उन्नति की संभावनाएं, कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं हो कि आगे भविष्य में उसमें किसी प्रकार की उन्नति होने की कोई संभावना नहीं हो, तो ऐसे क्षेत्र में जनसंख्या निवास नहीं करती है। कि ऐसा क्षेत्र हो कि जहाँ पे वर्तमान समय में भी जैसे उन्नति की संभावनाएं जहाँ पे हम जा रहे हैं तो वहाँ पे जनसंख्या बस्तियां निवास कर रही हैं, बस रही हैं, तो वहाँ पे आगे भविष्य की जो संभावना है कि भविष्य में यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना के करके वो उस क्षेत्र में क्या करती हैं निवास करती है, या उसकी संभावना हो कि भविष्य में ये क्षेत्र आगे बढ़ सकता है, इसमें विकास हो सकता है, ऐसी संभावना के आधार पर भी वहाँ पे क्या होती है बस्तियों का स्थायित्व होता है, बस्तियां या मानव अधिवास निर्मित होती है। पांचवें इसमें आता है सुरक्षा, कि विभिन्न प्रकार की सुरक्षा है। जैसे उदाहरण के लिए सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उनमें सुरक्षा होते हुए भी विभिन्न प्रकार की जो क्या है समस्याएं हैं, तो जिसके कारण से उन क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है। लेकिन जो देश के आंतरिक भाग हैं, अन्य भाग हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो यह इसमें जो सुरक्षा की दृष्टि से भी क्या है वो क्षेत्र क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ताकि उस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक या बस्तियां स्थायित्व रूप से स्थायी रूप से बस्तियां क्या करती हैं निवास करती है। पांचवें इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं, कुछ कारक ऐसे भी होते हैं जिनके कारण से भी जनसंख्या बस्तियां हैं वो वहाँ पे स्थायी रूप से निवास करती हैं, या बस्तियों का स्थायित्व होता है, या वहाँ पे अधिवास से स्थायी रूप से स्थायी अधिवासों का निर्माण होता है। तो जिसमें कुछ कारक ऐसे हैं जिसमें धार्मिक कारक है कि जैसे कोई मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, कोई गुरुद्वारा है, तो उसके उस धर्म को मानने वाले लोग उस क्षेत्र के उस निकट या उस धार्मिक स्थल के आसपास क्या है अपनी वस्तु का निर्माण करते हैं। जो प्राचीन समय में आगे हम पढ़ेंगे आदिवासी ग्रामीण आदिवासी के बारे में, इसमें
इसी चैप्टर में पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवासियों के बारे में, तो उसमें हम ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूप पढ़ेंगे। तो उसमें आता है वर्त प्रतिरूप के बारे में। पहले प्रतिरूप है, वर्त प्रतिरूप है, तो कोई भी तालाब है, बावड़ी उसके निकट है, कोई भी मंदिर है, उसके चारों ओर जो वस्तु का निर्माण होता है, तो वो अधिवास क्या कहलाते हैं, इस प्रकार के अधिवास कहलाते हैं। जिसमें है कि धार्मिक दृष्टि से क्या है, उस धार्मिक स्थल के चारों ओर जो जनसंख्या क्या है अपना निवास स्थान है, अपनी निवास करती है। एक है कुछ सांस्कृतिक कारक है, और तीसरा इसमें आर्थिक कारक है। ये आर्थिक कारक है, रोजगार के लिए भी लोग क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पे निवास करते हैं। जैसे पहले उदाहरण बताया आपको कि जिन क्षेत्र में जो खनन वाले क्षेत्र हैं या जो उद्योग धंधे वाले जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि वहां पे लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होने के कारण आर्थिक दृष्टि से भी लोगों क्या है बस्तियों का स्थायित्व होता है। तो ये 5 कारक है, कोई भी मानव बस्ती है उसके स्थायित्व के 5 कारक हैं, जिन कारकों के आधार पर ही कोई भी मानव बस्ती का स्थायित्व होता है या मानव के स्थायी अधिवासों का निर्माण होता है। इसके बाद भी अगला आता है मानव अधिवासों के निर्माण के उद्देश्य, कि मानव अधिवास क्यों बनाता है, उसके निर्माण के उद्देश्य क्या है, कि किस कारण से मानव अधिवास बनाता है। तो उस निर्माण के उद्देश्यों के बारे में है कि कौन से उद्देश्य ऐसे हैं जिन उद्देश्यों के कारण से मानव अपने अधिवासों के निर्माण करता है या अधिवास निर्मित करता है। तो यहाँ पे हमें 5 उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे, जो मानव अधिवास के निर्माण के 5 उद्देश्य हैं जिनके कारण से मानव अपने अधिवासों का निर्माण करता है। जिसमें पहला है भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए, जो सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, आंधी है, तूफान है, विभिन्न प्रकार की जो क्या है भौतिक पर्यावरण है, उस भौतिक पर्यावरण की जो कठोरता है उसको कम करने के लिए मानव अधिवासों का निर्माण करता है। जैसे उदाहरण के लिए वर्तमान समय में जैसे हमारे राजस्थान में यहाँ पे आंधियां चल रही है, तेज धूप गिर रही है, लुएं चल रही है, तो उसके मार्गों से हमें सहन नहीं कर पाते बाहर, लेकिन उससे बचने के लिए हमें अपने आवासों में रहते हैं, अपने मकानों में, घरों में रहते हैं, तो हम उन घरों का निर्माण किया पहले। तो उसके कारण वही कारण है कि भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए मानव क्या करता है, अधिवासों का निर्माण करता है। तो मानव के अधिवासों के निर्माण का पहला उद्देश्य है कि भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करना। दूसरा इसमें आता है खाद्य व उपयोगी सामग्री का भंडारण करने के लिए। हमारे विभिन्न प्रकार का जो सामान होता है घर में, उन सामान को रखने के लिए, हमारे खाने का जो सामान रखने के लिए, हमारे अन्य उपयोगी जो सामान है उसको रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, अधिवास की आवश्यकता होती है, मकानों की आवश्यकता होती है, घर की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए मानव ने क्या किया, अपने खाद्य सामग्री को रखने के लिए, अपने आवश्यक वस्तु को भंडार करने के लिए, रखने के लिए मानव अधिवासों का निर्माण करता है। तीसरा इसमें आता है जंगली जानवरों से सुरक्षा। प्राचीन समय से मानव क्या है, आदि मानव है, आदि मानव जंगलों में निवास करता था और विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर भी जंगलों में निवास करते थे। तो उनकी सुरक्षा, उनसे बचने के लिए, यानी जो जानवर हैं उन जानवरों से सुरक्षा के लिए क्या है, मानव ने अधिवासों का निर्माण शुरू किया। कि मानव अपने कृषि कार्य से उत्पन्न जो अनाज है, अपने उपयोगी सामान को रखने के लिए, खुद स्वयं की सुरक्षा के लिए तथा जो पालतू पशु उनकी सुरक्षा के लिए मानव ने क्या है, अधिवासों का निर्माण शुरू किया है, अधिवास बनाता है। 5वां इसमें पारिवारिक जीवन पूर्ण करने के लिए, परिवार में जो पति पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, दादा दादी है, विभिन्न प्रकार जो सदस्य हैं परिवार के, तो अपना जो पारिवारिक जीवन है उसको पूर्ण करने के लिए भी मानव को किसकी आवश्यकता होती है, अधिवासों की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए भी मानव क्या करता है, अधिवास का निर्माण करता है। तो यह भी एक मानव अधिवास निर्माण का एक उद्देश्य है कि पारिवारिक जीवन पूर्ण करने के लिए मानव अधिवास का निर्माण करता है। 5वां इसमें है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं, शैक्षिक जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को पूरा करने के लिए भी मानव किसका निर्माण करता है, अधिवासों का निर्माण करता है। विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक कार्य हैं, सांस्कृतिक कार्य हैं, अनेक जो आर्थिक कार्य हैं, जो शैक्षिक कार्य हैं, उन कार्यों को पूरा करने के लिए भी मानव किसका निर्माण करता है, अधिवासों का निर्माण करता है। तो ये अधिवासों के निर्माण के 5 उद्देश्य हैं कि मानव अधिवास के निर्माण के उद्देश्य बताइए। तो 5 उद्देश्य हैं जो मानव अधिवास के निर्माण के। 5 इसमें हमने क्या पढ़े, मानव बस्ती के स्थायित्व के कारक पढ़े। 5 हमने क्या पढ़े, मानव अधिवास के निर्माण के उद्देश्य। ठीक है, इसके बाद देखो आगे, अब देखो आगे, यहाँ पे हमने अधिवास के उद्देश्यों के बारे में पढ़ा। अब आगे आता है मानव अधिवासों के वर्गीकरण के बारे में, कि मानव अधिवास का वर्गीकरण, जो मानव अधिवास के उनके प्राकृतिक दशाओं और उनके आधारभूत कार्यों के आधार पे
प्राकृतिक दशाओं तथा उनके आधारभूत कार्यों के आधार पर मानव दिवस को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मानव दिवस को 2 भागों में उनके प्राकृतिक दशाओं के आधार पर तथा उनके जो आधारभूत कार्य हैं उन कार्यों के आधार पर मानव दिवस को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला भाग आता है ग्रामीण दिवस। पहला भाग आता है ग्रामीण दिवस, दूसरा भाग आता है नगरीय दिवस। ग्रामीण दिवस और दूसरा इसमें आता है नगरीय दिवस। नगरीय दिवस तो 2 भागों में उनके आधारभूत कार्य तथा उनके जो प्राकृतिक दशाओं के आधार पर उनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यहाँ पे हम पहला भाग पढ़ेंगे ग्रामीण दिवस के बारे में कि ग्रामीण दिवस क्या है, ग्रामीण दिवस किसे कहते हैं, ग्रामीण दिवस के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पे ग्रामीण दिवस है, उनके मुख्य रूप से ग्रामीण दिवस क्या होता है? तो ग्रामीण दिवस की अर्थव्यवस्था जो होती है वो मुख्य रूप से प्राथमिक व्यवसाय पर आधारित होती है। ग्रामीण दिवसों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से प्राथमिक व्यवसाय पर आधारित होती है या प्राथमिक कार्यों पर आधारित होती है, जिनमें पशुपालन आता है, कृषि कार्य आता है, खनन आता है, लकड़ी काटना आता है, मछली पकड़ना आता है। ये सभी कार्य किसमें आते हैं? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो ग्रामीण दिवसों की जो अर्थव्यवस्था होती है वो प्राथमिक कार्यों पर आधारित होती है। उसमें मुख्य है कि ग्रामीण दिवसों की अर्थव्यवस्था प्राथमिक कार्यों पर आधारित होती है। और ग्रामीण दिवस से मुख्य रूप से किसको काम में जाता है? जो संसाधन या प्राकृतिक संसाधनों में देखें तो मुख्य रूप से भूमि का विधोन अधिक होता है। प्राथमिक जो क्रियाएं होती हैं वो सभी क्रियाएं भूमि से जुड़ी होती हैं और उसमें भूमि का विधोन अधिक होता है। सबसे अधिक भूमि को काम में लिया जाता है, चाहे खनन कार्य हो, चाहे लकड़ी काटना हो, चाहे वो है कृषि कार्य हो, ये सभी खाद्य संग्रहण हो, आखेट हो, सभी किससे जुड़े होते हैं? भूमि से जुड़े होते हैं। तो इसका भूमि का विधोन अधिक होता है। तो इसमें और इसमें मुख्य रूप से प्राथमिक व्यवसाय जो कार्य है उस कार्य में भूमि का विधोन अधिक होता है। और ग्रामीण दिवसों में आधुनिकता का प्रभाव बहुत ही क्या होता है? कम होता है, या आधुनिकता का प्रभाव नगण्य होता है, यानी न के बराबर होता है, नगण्य होता है। तो यह है ग्रामीण दिवस। अब है ग्रामीण दिवसों के प्रकार के बारे में कि ग्रामीण दिवसों को भी मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ग्रामीण दिवसों को उनके मकानों की संख्या तथा उन मकानों के बीच की दूरी के आधार पर उन्हें कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें 4 भाग कौन कौन से उनके बारे में देखेंगे। पहला भाग यहाँ पे आता है सघन या गुच्छित दिवस। जो सघन होते हैं या जो पास होते हैं, सघन या गुच्छित दिवस यानी मकानों की संख्या और उनकी बीच की दूरी के आधार पर बढ़ रहे हैं। तो पहला दिवस जो ग्रामीण दिवस का प्रकार आता है सघन या गुच्छित दिवस। दूसरा इसमें आता है परकीर्ण या एकाकीय दिवस। तीसरा आता है इन दोनों की मिश्रित अवस्था है, सघन और परकीर्ण की, वो कौन सी अवस्था होती है? मिश्रित दिवस होती है। और 5वां इसमें आता है पुराना या पल्लीय दिवस के नाम से भी जिसे जाना जाता है। तो ये 4 प्रकार के हैं। ग्रामीण दिवसों को उनके मकानों की संख्या तथा उनके बीच की दूरी के आधार पर ग्रामीण दिवसों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 5 भागों में विभाजित किया 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सघन या गुच्छित दिवस, परकीर्ण या एकाकीय दिवस, मिश्रित दिवस और चौथा इसमें आता है पुराना जो पल्ली या पुराना दिवस। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सघन या गुच्छित दिवस। इन सभी की क्या पढ़ेंगे? सघन या गुच्छित दिवस क्या होता है, इसकी परिभाषा किसे कहते हैं, इसमें किस प्रकार के कार्य होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है। दूसरा पढ़ेंगे परकीर्ण या एकाकीय दिवस, ये क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, उनके बारे में। तीसरा पढ़ेंगे मिश्रित दिवस के बारे में और चौथा पढ़ेंगे पल्ली या पुराना दिवस के बारे में। ठीक है, इन सभी के बारे में हमें अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक धन्यवाद।